जी, तो आप क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहे हैं देखें। तो क्वेश्चन नंबर 1 है द सम ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज 42, फाइंड द थ्री इंटीजर्स। क्या वो कह रहे हैं कोई से भी तीन मुसलसल नंबर्स जो हों, इंटीजर्स हों, उनको सम करने से आंसर कितना आएगा 42। मीन्स कि वो तीन इंटीजर हमने ढूंढने हैं कि उन तीनों को प्लस करें। सम का मतलब होता है प्लस करना। तो आंसर कितना आया 42। लेकिन वो नंबर्स किस तरह होने चाहिए कि अगर आपने फॉर एग्जांपल लिया 5 तो अगले दोनों क्या होने चाहिए 6 7। अगर ले लिया 8 तो फिर 9 और 10, मतलब तीन मुसलसल नंबर्स होने चाहिए, लेकिन उनको प्लस करने से कितना बने 42। तो ये अब हमने फाइंड करना है। तो इसका अब देखें सोल्यूशन क्या है। एक तो क्या आप लोग तुक्का तो मार लें, गैस कर सकते हैं, लेकिन आपको एक पूरा मेथड के साथ सॉल्व करना होगा तब उसके नंबर मिलेंगे। तो अब देखें करेंगे क्या। मैथ में जब भी कोई चीज़ हमें ना मालूम हो, किसी चीज़ का पता ना हो, तो स्टार्टिंग में हम क्या करते हैं, उसको फ़र्ज़ कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि लेट x be the first integer। हम क्या करते हैं, x को पहला वो इंटीजर कर लेते हैं कि यहाँ जो पहला नंबर आएगा वो क्या आएगा, x आएगा। तो गिनती में आप लोगों ने एक चीज़ नोट की होगी कि हर नंबर अपने आगे वाले नंबर से एक प्लस होता है। मतलब कि अगर 6 है तो 7 को हम कैसे लिख सकते हैं, 6 प्लस 1। और इस तरह जो 8 है उसको कैसे लिख सकते हैं, 6 प्लस 2। ठीक है ना। मतलब इसी नंबर में एक और ऐड करके हम अगला नंबर ले आएंगे, और उसी में एक और ऐड करके हम उससे अगला नंबर ले आएंगे। तो मैंने क्या किया, क्योंकि अभी मुझे पहले नंबर का नहीं पता, तो मैंने क्या कर दिया, उसको x कह दिया। देन सेकंड नंबर क्या होगा, जो सेकंड इंटीजर होगा वो होगा x प्लस 1, और जो थर्ड इंटीजर होगा वो क्या हो जाएगा फिर x प्लस 2। पहला x, फिर x प्लस 1, फिर x प्लस 2। तो ये अभी मैंने गैस किए हैं सर नंबर, सिर्फ इनको लेट किया, फर्ज किए। तो अभी हमें इससे ज़्यादा कुछ नहीं पता। सिर्फ एक बात जो क्वेश्चन मैंने बताई कि इन तीन नंबर्स को जब प्लस करेंगे तो कितना आएगा आंसर 42। तो मैं करता हूँ प्लस, ये पहला नंबर, इसमें प्लस किया दूसरा नंबर x प्लस 1, और इसमें प्लस किया तीसरा नंबर x प्लस 2। तो आंसर कितना आया 42। तो अब देखें यहाँ पे, अगर इन नंबर्स को मैं सिंप्लीफाई करूँ थोड़ा सा, तो x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 42। तो कितने x हैं, 1 2 3, 3x प्लस नंबर कितने हैं 1 और 2, 1 प्लस 2 3। तो मतलब 3x प्लस 3 हो गया इज इक्वल टू 42। नेक्स्ट 3x, ये जो 3 इधर प्लस का इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो 42 माइनस 3। ठीक है। तो लास्ट स्टेप क्या हो जाएगा इसके बाद, 3x इज इक्वल टू ये हो जाएगा 39। तो जो भी चीज़ मालूम करनी है उसको एक साइड पे रहने देते हैं, बाकी सारे नंबर्स को दूसरी साइड पे लेके आया जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x इधर ही रहने देंगे, और यहाँ 39/3 हो जाएगा। ठीक है। तो इसे अगर जब कैंसिल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 1 द 3 और 3 3 द 9। तो मेरे पास x का आंसर कितना आ गया 13। x का आंसर कितना आ गया 13। तो पहला नंबर मतलब क्या हुआ 13 हो गया, यहाँ पे क्या आ गया 13। सेकंड नंबर मैंने क्या कहा था x प्लस 1, तो x कितना है 13 और प्लस 1, तो कितना आ गया फाइनल 14। तो दूसरा नंबर क्या हो गया 14। थर्ड नंबर को मैंने क्या कहा था x प्लस 2, तो x कितना है 13 प्लस 2, तो ये कितना हो गया 15। तीसरा नंबर आ गया 15, 13 14 15। तो इस तरीके से हमने तीनों नंबर क्या किए, गेस कर लिए। ठीक है। एक और क्वेश्चन है वो इसी एक्सरसाइज का है, और वो है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 वो भी इसी तरह का इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो उसमें देखें क्या कह रहे हैं, उसमें ये कहा है कि अगर कोई से दो नंबर्स को हम प्लस करें, ठीक है, तो कितना आंसर आना चाहिए 68। और सेम उन्हीं दो नंबर्स को अगर हम माइनस कर दें तो फिर कितना आंसर आना चाहिए 22। ठीक है। ये मैं साथ ही सॉल्व करवा रहा हूँ क्योंकि इन दोनों में लॉजिक थोड़ी बहुत सेम है, तो इसलिए मैं साथ साथ करवा रहा हूँ दोनों। तो क्या है जी कि ऐसे कोई से दो नंबर हमने गैस करने हैं कि जिन नंबर्स को प्लस करें तो 68 बने, लेकिन उन्हीं दो नंबर्स को अगर हम माइनस कर दें आपस में तो कितना बन जाए 22। तो अभी भी वही चीज़ जो मैंने यहाँ बताई कि जब हमें एक चीज़ का पता ना हो तो हम क्या करते हैं, खुद से एक नंबर लेट कर लेते हैं। तो अभी कोई शर्त नहीं है कि सेम तरतीब से नंबर होने चाहिए, अभी कोई से भी दो नंबर होने चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ लेट कि जी वो जो टू नंबर्स है वो कौन है, लेट एक्स एंड वाई बी द टू नंबर्स। ठीक है।
कि वो दो नंबर्स कौन है, एक्स और वाई। तो फिर कंडीशन के अकॉर्डिंग जो सवाल में दी हुई है क्वेश्चन नंबर 4 में, क्या हो जाएगी, एक्स प्लस वाई करने से हमें 68 मिलेगा और x माइनस वाई करने से मुझे क्या मिल जाएगा, 22। अब इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ आपको दोनों ही बताऊँ। एक तरीका तो ये कि आप यहाँ से इसमें से एक वैल्यू लें, बेशक इसमें से या इसमें से, x की वैल्यू निकाल लें या y की, और वो दूसरे में पुट कर दें। मतलब फ़र्ज़ करें अगर मैं लिखता हूँ x की वैल्यू निकालता हूँ तो कितनी आ जाएगी, यहाँ से y को उधर ले जाएं तो 68 माइनस वाई हो गया। ये किसकी वैल्यू निकल आई, x की। x किसके बराबर है, 68 माइनस वाई। तो अब ये x की वैल्यू किधर लगा दें, इसके अंदर लगाएं। तो क्या, यहाँ पे इसको कह दें कि नंबर 1, इसको कह दें मसवात नंबर 2। तो मैंने 1 से वैल्यू बनाई x की और 2 में लगानी है, यूज इन 2। तो क्या हो जाएगी, x की वैल्यू लगानी है तो कितना आ जाएगी, 68 माइनस वाई, और यहाँ फिर माइनस वाई, और इज इक्वल टू 22 होगी। ब्रैकेट अभी लगाएं या ना लगाएं एक ही बात है, फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप देखें 68 माइनस वाई माइनस के 2y 22, ये हो गया। और इसके बाद क्या होगा, ये -2y इधर, बल्कि 68 को उधर ले जाते हैं। ये देखें, बल्कि मैं क्या करता हूँ, 68 इधर ही, 22 इधर प्लस के इधर आके माइनस के 22, और -2y इधर आके प्लस के 2y। अब 68 में से माइनस के 22 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 46। क्या हो जाएगा, 46, और इधर कितना आ जाएगा, 2y। और लास्ट अब क्या हो जाएगा, अगर क्योंकि y मालूम कर रहे हैं तो 2 इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड, तो 46/2। ओके, तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या बना, y हमारे पास कितना आ गया, y इज इक्वल टू 23। तो y मेरे पास आ गया 23। इसी y को मैं कहाँ यूज़ कर सकता हूँ, या इसमें 1 में यूज़ कर लें या 2 में, किसी एक में यूज़ कर लें। तो फर्ज करें मैं किस में यूज़ करता हूँ, 1 में, यूज़ इन 1। तो y की वैल्यू x प्लस y की वैल्यू कितनी है, 23, और इज इक्वल टू 68। तो x मालूम करना, तो क्या करें, 68 माइनस 23 को मैं साइड ले गया, तो फाइनल x कितना आ गया फिर मेरे पास, ये आ जाएगा 45। तो मेरे पास x भी आ गया और y भी आ गया। ठीक है, ये 45 प्लस 23 68 बन गया। ये कितना आ गया, 45 प्लस 23, ये 68 बनता है। और सिमिलरली 45 माइनस 23 करें तो कितना बनेगा, 22 आंसर आएगा। ये तो एक तरीका था। सेम एक और तरीका भी है, वो भी आपको बताता हूँ। ये था एक मेथड, मेथड 1। अब है मेथड नंबर 2। ठीक है, उसमें देखिए क्या करेंगे, आपने 1 और 2 को सिंपली प्लस कर लेना है। क्या करना है, 1 प्लस 2, इक्वेशन नंबर 1 को 2 में प्लस करना है। तो क्या आ जाएगा, देखें 1 प्लस 1 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 68, और x माइनस वाई 22। तो प्लस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, सेम साइन है, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो 2x, ये प्लस का ये माइनस का, ये कैंसिल, और यहाँ पे ये दोनों फिर से प्लस हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90। ठीक है, ये कितना हो गया, 90। तो x मालूम करना है तो x इधर रहने, 90/2। तो x कितना आ गया मेरे पास, 45। अगेन अब इस x की वैल्यू को बेशक 1 में यूज़ करें या 2 में यूज़ करें तो आपको दूसरे वैल्यू मिल जाएगी। जैसे मैं अगर यूज़ करता हूँ इसको, यूजिंग इन 2 में यूज़ करते हैं, तो यूजिंग इन 2 में यूज़ करेंगे तो कितना है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 22। तो x की वैल्यू कितनी है, 45 माइनस वाई इज इक्वल टू 22 है। तो ये कितना हो जाएगा, y मालूम करना है तो y को उधर ले जाते हैं, 22 को इधर ले आते हैं, तो 45 माइनस 22 इज इक्वल टू y। तो y का आंसर कितना आ जाएगा, 23। तो ये हमारे पास आ गई y की भी वैल्यू। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और 4 करवाया है पहली बार में, और आप क्वेश्चन नंबर 2। अब इसमें क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से पढ़ना है। आपको एक डायग्राम दी हुई है, डायग्राम मैं बना भी देता हूँ। डायग्राम कुछ इस तरह की है। ठीक है, तो ये एक राइट ट्राइंगल है। ठीक है, ये ट्राइंगल दी हुई है राइट, क्योंकि इसमें एक एंगल कितना है, 90 डिग्री का। ये स्ट्रेट होता है 90 डिग्री का। क्योंकि कॉर्नर बनाए हुए हैं, ये ए है, इसको बी कह दिया और इसको सी कह दिया, इस कॉर्नर को। तो क्या कह रहे हैं कि इसमें से एक लंबाई उन्होंने दी हुई है, वो कितनी है, ए से सी तक की, वो है
स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 सेंटीमीटर। ये लेंथ दी हुई है ए से सी तक की। क्या करें, द डायग्राम शो अ राइट ट्राइंगल ए बी सी इन विच द लेंथ ऑफ ए सी, ए से सी तक वो कितनी है, ये इतनी है, बात समझ लगी। इसके बाद क्या करें, द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी इज, एरिया भी दिया, एरिया मतलब जो ये सारे अंदर वाला हिस्सा है ये सारा, ठीक है, ट्राइंगल का ये कितना है, इसके जो हमें गिवन है क्वेश्चन में, एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज, वो कितना है 1 प्लस स्क्वायर रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया है। लेंथ जो एक दी हुई है, लेंथ ऑफ ए सी वो कितनी है, स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 सेंटीमीटर। दो चीज़ें गिवन है और हमसे फाइनल पूछा क्या होगा कि फाइंड क्या करें, ए बी, या हमने क्या करना है, फाइंड करना है। लेकिन ये जो हमारा आंसर आना चाहिए ए बी का, वो किस फॉर्म में आना चाहिए, वो फॉर्म भी उन्होंने खुद से बताई हुई है कि ए स्क्वायर रूट 3 आना चाहिए प्लस बी स्क्वायर रूट 5 आना चाहिए, इस तरह का एक आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, सोल्यूशन। तो अब इसको स्टार्ट कैसे करेंगे, देखें हमें जितनी चीज़ें पता है, सबसे पहले एक मेन चीज़ होती है फार्मूला, ट्राइंगल की एरिया का फार्मूला। तो आप लोगों को पता होना चाहिए, जब भी हमारे पास एक बंद शक्ल होती है इस तरह की स्क्वायर शक्ल, तो इसका जब हमने एरिया मालूम करना हो, ये ध्यान से कॉन्सेप्ट देखिए, जब इसका एरिया मालूम करना है तो इसके एरिया के लिए, क्योंकि इसकी सारी लंबाइयाँ चौड़ाइयाँ बराबर होती हैं, सारी साइड इसकी क्या होती हैं, लेंथ में बराबर होती हैं, तो मतलब इसकी एक लेंथ 4 है तो ये भी 4 होगी, ये भी 4 होगी, ये भी 4 होगी, तो सेम कॉन्सेप्ट। तो जब इस तरह की बंद चौकोर शक्ल का एरिया मालूम करना हो, ये अंदर वाला सारा एरिया, ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, लेंथ ज़रब विड्थ, मतलब कि लंबाई ज़रब चौड़ाई करते हैं, तो हमें इसका क्या मिल जाता है, एरिया मिल जाता है इस बंद शक्ल का, ठीक है। लेकिन अभी देखें ट्राई एंगल है, तो आप एक और चीज़ नोट करें कि अगर मैं इस चौकोर शक्ल के दो हिस्से कर दूं, मतलब कि ऐसे कर दूं ये, ठीक है, तो अब एक चीज़ नोट नहीं किया आपने कि ये एक ट्राइंगल बन रही है यहाँ से, ये वाली ये एक ट्राइंगल बन रही है, ठीक है, और ये दूसरी ट्राइंगल बन रही है, दो ट्राइंगल्स बन रही हैं। तो इनमें से ये वाली जो एक ट्राइंगल मैंने ये फिल की है, ये वाली, ये इसी तरह की नहीं है। तो मतलब कि अगर इस ये टोटल एरिया था एक स्क्वायर शक्ल का, तो उसका एरिया का फार्मूला क्या था, लेंथ क्रॉस विड्थ, ठीक है, ये सारा। लेकिन अगर मैं क्या करूँ, इस सारे एरिया के दो हिस्से कर दूँ, मतलब इसको क्या कर दूँ, 2 पे डिवाइड कर दूँ, तो फिर मुझे किसका एरिया मिल जाएगा, ट्राइंगल का। मतलब जब मैंने इसके दो हिस्से किए, मतलब दो हिस्से कर दिए, यहाँ पिक्चर में लाइन लगा के और यहाँ पे 2 पे डिवाइड करके, तो मतलब अब इस पोर्शन का जो एरिया, ये सारा एरिया, ये भी कितना है, एल ज़रब डब्ल्यू ओवर 2, और ये भी कितना है, एल ज़रब डब्ल्यू ओवर 2, ठीक है, लेंथ क्रॉस विड्थ ओवर 2 ये एरिया, और यहाँ से भी क्या हो जाएगा, लेंथ क्रॉस विड्थ ओवर 2, ठीक है। तो सेम यहाँ पे वही फार्मूला लगेगा कि लेंथ क्रॉस विड्थ ओवर 2, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/2 मल्टीप्लाई लेंथ क्रॉस विड्थ। तो ये मेरे पास मेन फार्मूला है, इसको आपको समझ में आना चाहिए था। इसके बाद आगे काम सिर्फ सिंप्लीफिकेशन के, वो आप लोग कर लेंगे। जैसे फर्स्ट के लेंथ, तो हमें इस ट्राइंगल की लेंथ का पता है कितनी है, ये वाली, और एरिया का भी पता, मतलब एरिया किसके बराबर है, एरिया इज इक्वल टू, और ये वाला एरिया कौन सा, ट्राइंगल का, ठीक है। तो ट्राइंगल का जो एरिया है वो किसके बराबर है, इस सारी टर्म के। तो हमें अभी गिवन क्या क्या चीज़ है, हमें एरिया दिया हुआ है, एरिया भी पता है और एक लेंथ भी पता है। तो मतलब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू लेंथ, जो हमें पता है कितनी है इस बार, ए सी ज़रब ए बी, ये दो लेंथ है ना, एक ए सी और एक ए बी, तो ये दो, तो इनमें से अब हमें क्या क्या चीज़ पता है, एक हमें एरिया पता है दिया हुआ है, वो कितना है ये, और एक हमें ए सी पता है। तो अब सिर्फ वैल्यूज मैंने पुट करनी है और उसके बाद सिंप्लीफाई करना है इसको। तो देखें कैसे करेंगे, मैं इसमें वैल्यू पुट करता हूँ पहले। तो एरिया की वैल्यू कितनी है, वो है मेरे पास 1 प्लस स्क्वायर रूट 15, ये आ गई, इज इक्वल टू 1/2, आगे ए क्या है, ए सी, उसकी वैल्यू कितनी है, स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5
और उसके बाद मल्टीप्लाई आगे क्या करना है ए बी। तो ए बी अभी हमने क्योंकि फाइंड करना है, हमें नहीं पता, तो वो ऐसे लिख दिया मैंने। अब नेक्स्ट टाइम में क्या होगा, ये जो 2 है इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई इसके साथ। तो 2 इंटू स्क्वायर रूट 115, और यहाँ पे अब कितनी रकम है, ये दोनों रकम पीछे रहेगी, तो ये इसके मल्टीप्लाई हो रही है, इधर आएगी तो क्या हो जाएगी डिवाइड हो जाएगी कुछ इस तरह से, स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5। तो मतलब सिर्फ इधर क्या रह गया, ए बी रह गया, जो हमने मालूम करना था। ठीक है, अब एक और स्टेप में इसको सॉल्व करते हैं। तो फिर ए बी क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, 2 इंटू 2 जजर 15, और नीचे 3 प्लस स्क्वायर रूट 5। तो यहाँ तक तो अभी हमने कर लिया। इसके बाद अभी थोड़ा सा एक स्टेप रह गया, और वो है रैशनलाइजेशन का। तो देखिए यहाँ से मैंने आपको क्या बताया, जब भी बड़े वाली रकम के नीचे क्या आ रहा हो, जजर आ रहा हो, तो हम क्या करते हैं उसको रैशनलाइज करवाते हैं। तो अभी हमने वही काम करना है, तो ध्यान से देखिएगा। रैशनलाइजेशन के लिए हम क्या करते हैं, ये ए बी चल रहा है, क्या है ए बी लेंथ चल रही है, तो क्या होगा रैशनलाइजेशन के लिए हम क्या करते हैं 2 प्लस 2 स्क्वायर रूट 15 ओवर नीचे कितना है स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5। तो रैशनलाइजेशन में हो जाएगा स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 ओवर स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 5। यहाँ आएगा माइनस इधर भी और इधर भी, क्योंकि यहाँ क्या था प्लस, ए ओवर बी। नेक्स्ट टाइम में क्या हो जाएगा, नीचे सेम है तो ए की 2 प्लस सॉरी माइनस ए की 2 माइनस बी की 2, ऊपर कितना हो जाएगा, एक बार ही सारी रकम आपस में क्या हो रही है मल्टीप्लाई, ये वाली और ये वाली। ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ तक आपको क्लियर होगा। इसके बाद क्या करेंगे जी, अब नीचे वाली रकम तो पता है आपको, ये 2 पावर 2 इस जजर के साथ ये पावर 2, तो नीचे 3 माइनस 5 रह गया। ऊपर अब मल्टीप्लिकेशन फिर वही पहली टर्म इन दोनों के साथ भी होगी, फिर सेकंड टर्म इन दोनों के साथ, तो क्या हो जाएगी 2 स्क्वायर रूट 3, 2 को मैंने इसके साथ करवाया, अब 2 को इसके साथ, तो माइनस 2 स्क्वायर रूट 5। अब इसके बाद सेकंड टर्म को इसके साथ भी और इसके साथ भी, तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट, अब यहाँ पे 15 क्रॉस 3 हो जाएगा, क्योंकि ये भी जजर में थी ये भी, तो मैंने एक ही जजर में लिख दिया इन दोनों को। ठीक है, और उसके बाद अब आखिरी टर्म क्या होगी, ये वाली और ये वाली। ठीक है, तो क्या आ जाएगा -2, और अंदर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 15 ज़रब 5। ठीक है, 15 ज़रब 5 हो जाएगा। तो यहाँ तक समझ आ गई होगी आपको। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, नीचे वही, नीचे क्या आ गया -2 आंसर आ गया 3 -5 से। ऊपर क्या होगा, ऊपर आप ये करेंगे 2 स्क्वायर रूट 3 -2 स्क्वायर रूट 5। अब यहाँ पे मैं कुछ स्टेप्स एक साथ ही करने लगा हूँ, तो ज़रा ध्यान से देखिएगा। अब क्या करना है, पहले +2 स्क्वायर रूट 15 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ जाएगा 45 -2 स्क्वायर रूट। अब 15 को जब 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये कितना आ जाएगा 75। ठीक है, अब ये तो होगी मल्टीप्लिकेशन। इसके बाद हम एक और काम कर सकते हैं, अगर मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके बताऊं, 45 को मैं एक और तरीके से भी लिख सकता हूँ, और वो कैसे, 45 को मैं लिख सकता हूँ 5 मल्टीप्लाई 9, ऐसे भी लिख सकता हूँ ना। और सेम यहाँ 75 को कैसे लिख सकता हूँ, 75 को लिख सकता हूँ 3 मल्टीप्लाई 25। ठीक है, पहली चीज़ तो इसको समझ लें अच्छे से। अब नेक्स्ट स्टेप 2 स्क्वायर रूट 3 -2 स्क्वायर रूट 5 प्लस 2। अब देखें 3 का स्क्वायर रूट कितना आता है, मतलब 3 को अगर हम कैसे लिख सकते हैं स्क्वायर रूट, जो ये होती है वैल्यू स्क्वायर रूट 9, तो इसको कैसे लिख सकता हूँ 3 की पावर 2 स्क्वायर रूट, और ये कैंसिल होकर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, तो यही काम यहाँ पे, तो ये 3 क्या आ जाएगा बाहर आ जाएगा क्रॉस 3, और अंदर सिर्फ कितना रह जाएगा स्क्वायर रूट 5 रह जाएगा। और सेम यहाँ 25 है, तो 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है, उसको सिंप्लीफाई करें तो उसको 5 की पावर 2 लिख सकते हैं, और वो कैंसिल होकर क्या रह जाएगा सिर्फ 5 रह जाएगा।
तो वही काम मैं यहाँ पे करूँगा, ये भी 5 की शक्ल में बाहर आ जाएगा, तो वहाँ क्रॉस 5 और अंदर सिर्फ क्या रह जाएगा, स्क्वायर रूट 3 रह जाएगा। ठीक है। ओवर -2। तो होप्स हो कि यहाँ तक आपको क्लियर होगा। और यहीं पे एक और चीज़ भी कर लेते हैं, 2 क्रॉस 3 कितना हो गया 6, और यहाँ 2 क्रॉस 5 कितना हो गया 10। तो मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, +6 स्क्वायर रूट 5 और यहाँ पे -10 स्क्वायर रूट 3। ठीक है जी। तो इसके बाद सिर्फ लास्ट स्टेप रह गया, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके मज़ीद लिखने का। तो देखें क्या होगा। अब ये बताएं कि यहाँ पे 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 3 है और यहाँ पे -10 टाइम्स स्क्वायर रूट 3 है, तो कितना बचेगा, -8 टाइम्स स्क्वायर रूट 3। सेम यहाँ पे माइनस के 2 बार जज़र 5 है और यहाँ पे जमा के 6 बार जज़र 5 है, तो ये कितना रह जाएगा, जमा के 4 बार जज़र 5 और नीचे कितना है -2। तो अब अगर ऊपर से -2 मैं कॉमन निकालूँ तो कितना आएगा, -2 जब मैंने कॉमन निकाले तो कितना आ गया, आ जाएगा ये 4 हो जाएगा क्योंकि अलामतें चेंज हो जाएंगी अंदर, और ये कितना हो जाएगा -2 जज़र 5। ठीक है, बटा -2 चल रहे हैं, -2। तो ये -2 और ये -2 क्या हो गया, आपस में कैंसिल हो गए। तो जब कैंसिल हो गए तो फाइनल जो मेरे पास आंसर आया वो कितना आ जाएगा, वो ये जो रिमेनिंग बचेगा, मतलब कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जो मेरे पास आया आंसर वो कितना है, 4 स्क्वायर रूट 3 -2 स्क्वायर रूट 5। ये मेरा फाइनल क्या आ गया आंसर। और ये असल में किसकी लेंथ है, ये वैल्यू किसकी है, ये है ए ओवर ए बी की, किसकी है, ए बी लेंथ की वैल्यू है। ठीक है, मतलब कि ये वाली इसकी वैल्यू है। नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, इसका मैं आपको सिंपली डायग्राम के जरिए क्वेश्चन समझाता हूँ कि वो उन्होंने हमें दिया हुआ एक रेक्टेंगल, रेक्टेंगल इस शक्ल को कहते हैं। ठीक है, तो ये एक रेक्टेंगल शक्ल है। तो इसमें अब क्या करें, रेक्टेंगल में खासियत ये होती है कि इसकी 2 साइड्स आपस में लेंथ में सेम होती हैं और 2 साइड्स आपस में सेम होती हैं। तो मतलब अगर हमें सिर्फ एक ये लेंथ पता चल जाए और एक ये लेंथ पता चल जाए, ठीक है, तो हम इसकी मदद से ये भी गेस कर सकते हैं और इसकी मदद से ये भी पता चल जाएगी। तो मतलब सिर्फ 2 लेंथ पता चल जाए तो बाकी दोनों को पता चल जाएगा। तो अब क्वेश्चन 3 में उन्होंने यही काम किया, उन्होंने इस रेक्टेंगल की हमें एक लेंथ बताई हुई है। फर्स्ट करें एक लेंथ उन्होंने कोई भी नाम दे दें, एक लेंथ उन्होंने ये बताई हुई है 2 + स्क्वायर रूट 18 और दूसरी लेंथ है 5 - 4 ओवर स्क्वायर रूट 2। तो ये 2 लेंथ्स बताई हुई हैं। ठीक है, और हमने अब क्या करना है, एरिया को बताना है कि इस रेक्टेंगल का ये जो एरिया अंदर बनेगा वो कितना होगा। ठीक है, और ये जो भी आंसर आएगा इस एरिया का वो किस शक्ल में होना चाहिए वो उन्होंने बताई हुई है। वो शक्ल क्या होनी चाहिए, a + b स्क्वायर रूट 2। तो इस शक्ल में आंसर आना चाहिए हमारा फाइनल। तो ये उन्होंने कहा हुआ है। तो अब देखें कैसे करेंगे। एरिया का फार्मूला मैंने पहले ही बताया कि जब भी कोई चौकोर शक्ल हो उसके लिए एरिया का फार्मूला क्या होता है, एरिया उसके लिए होता है लेंथ ज़रब विड्थ, ये फार्मूला होता है हमारे पास। तो अभी इसी फार्मूले को यूज़ करेंगे। तो एरिया, ठीक है, इज इक्वल टू लेंथ कितनी है 2 + स्क्वायर रूट 18 और जो विड्थ है वो कितनी है 5 - 4 ओवर स्क्वायर रूट 2। तो ये आ गई। अब इन दोनों को हमने क्या करना है आपस में, ये जो एरिया मालूम करें तो दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो पहले 2 इन दोनों के साथ, फिर स्क्वायर रूट 18 इन दोनों के साथ। तो क्या हो जाएगा 2 क्रॉस 5 - 2 क्रॉस 4 ओवर स्क्वायर रूट 2। मैंने 2 को मल्टीप्लाई करवा दिया, अब 18 को करवाते हैं। तो क्या हो जाएगा +5 18, मैंने 5 को पहले लिख दिया बस, माइनस अब 18 4 ओवर स्क्वायर रूट 2। ठीक है, तो ये मैंने पहला स्टेप कर दिया मल्टीप्लिकेशन का, दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करवा दिया। अब ए ये कितना हो गया 10। अब यहाँ पे देखें, जब 2 लिखा हुआ ना 2, तो उसका क्या मतलब होता है, 2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 2 क्रॉस स्क्वायर रूट 2। मतलब ये इनको 2 बार यहाँ पे लिखें तो फिर ये सिंगल 2 के बराबर होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे, और अगर नीचे मैं किससे डिवाइड करवा रहा हूँ, मतलब खाली 2 का क्या मतलब होता है 2 बार जज़र 2 जज़र 2, और नीचे अगर 1 बार जज़र 2 लिखा हो इस तरीके से, तो क्या होगा, यहाँ पे 1 बार जज़र 2 कट जाएगा तो 1 बार फिर भी रह जाएगा। तो वही सेम यहाँ पे सेम, ये इसका क्या मतलब है, यहाँ पे जज़र 2 ज़रब जज़र 2, इस 2 का ये मतलब है।
तो जब मैंने यहाँ से ये नीचे था, इसे एक बार कट भी किया तो फिर भी एक बार रह जाएगा, तो -2 जज़र वाला और साथ में ज़रब 4, ठीक है, ये रह गया। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 जज़र 18। अब ये रकम आखिरी रहेगी तो इसको कैसे लिखेंगे, -4 मैंने पहले लिख दिया और ऊपर जज़र 18 और नीचे जज़र 2 जी। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट अब क्या करेंगे, इस ए को वैसे लिखा रहने देंगे, क्या है यहाँ पे 10 -4 जज़र 2, ऐसे है ये दो रकमें जमा। यहाँ पे क्या है 5 जज़र, अब देखिए 18 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 ज़रब 9, ऐसे -4, और इसको कैसे लिख सकता हूँ इकट्ठा 18/2, क्योंकि दोनों। तो अब क्या हो जाएगा, अगर मैंने एक ही जज़र में लिख दिया इन दोनों को, तो 2 एकम 2 और 2 नाम 18, तो इधर भी क्या बचेगा, सिर्फ 9। तो अगर इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करके लिखूँ तो 10 -4 जज़र 2 जमा 5। अब देखें यहाँ पे 9 का जो जज़र होता है उसको कैसे लिख सकते हैं, 3 की पावर 2 जज़र, और एक कट जाएगा तो फाइनल क्या आएगा 3। तो मतलब जब भी यहाँ जज़र 9 हो उसको क्या लिख सकते हैं 3, तो 3 बाहर आ जाएगा, 5 की ज़रब हो जाएगा, अंदर से जज़र 2 रह जाएगा, -4। यहाँ पे भी कितना चाह रहा है, जज़र 9, तो इसको भी कैसे लिख सकते हैं सिर्फ 3, ठीक है। अब ये तो हो गया। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, एरिया कितना आ जाएगा, 10 -4 जज़र 2 जमा ये हो जाएगा 15 जज़र 2 और ये हो जाएगा -12। तो अब देखें जमा के 10 और -12, तो ये -2 बचे, और यहाँ पे अब जज़र के 2 कितनी बार है, -4 बार, और यहाँ कितनी बार है 15 बार, तो ये जमा के 11 बार क्या बचे, जज़र 2। तो उन्होंने क्या कहा था, आंसर किस फॉर्म में चाहिए, इस शक्ल में। तो इस शक्ल को यहाँ लिख के देखें तो कितना आ गया, a + b जज़र 2, तो मतलब a कितना आया -2 और b कितना आया 11। तो मैंने उसी फॉर्म में इस एरिया को लिख दिया, एरिया कितना आया फिर -2 बराबर जज़र 11 जज़र 2, ये हमारा फाइनल क्या आ गया, एरिया आ गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, वो भी आसान से ही है। उसमें क्या कह रहे हैं कि जो लाहौर का वेदर है वो गर्मियों में ज़्यादा, मतलब आम रूटीन से ज़्यादा गर्म होता है वहाँ के दिन। तो कह रहे हैं टीवी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो वहाँ का टेम्परेचर काउंट किया गया, ये चेक किया गया, वो कितना है टेम्परेचर इन लाहौर, वो कितना है 48 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अभी ये टेम्परेचर किस में है, सेंटीग्रेड में। ये एक एक्स्ट्रा नॉलेज की बात है कि टेम्परेचर को हम एक तो डिग्री सेंटीग्रेड में आमतौर पर चेक करते हैं, साइंटिफिक इसका ऐसा यूनिट क्या है केल्विन, और तीसरा एक होता है डिग्री फ़ारेनहाइट। ये 3 यूनिट्स होते हैं जिनमें हम टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। तो हम इनको एक दूसरे में चेंज भी कर सकते हैं, ये तो ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं, 1 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 केल्विन। लेकिन जो फ़ारेनहाइट और उसका फार्मूला अलग होता है वो यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है। वो कह रहे हैं कि यूज़ इस फार्मूले को करें, ये सारा कुछ क्वेश्चन में है। वो कह रहे हैं आप इस फार्मूले को यूज़ करें कि डिग्री फ़ारेनहाइट किसके बराबर होता है, 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32। और ये रियल में वाकई फार्मूला भी है कि अगर हमने डिग्री को फार्मूले में मतलब डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में चेक करना हो तब भी, या फ़ारेनहाइट से डिग्री सेंटीग्रेड में लेके आना तब भी हम ये सेम फार्मूला यूज़ करते हैं। तभी उन्होंने खुद से बताया हो कि लाहौर में इतने डिग्री सेंटीग्रेड अभी टेम्परेचर है, इस फार्मूले को यूज़ करके फ़ारेनहाइट में बताएं कितना होगा। तो सिंपल चीज़ है, जहाँ डिग्री सेंटीग्रेड है वहाँ पे ये लगा दें, तो डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 अंदर इतना 48 प्लस 32, ठीक है। तो अब इसको सिंप्लीफाई करने का क्या तरीका है, आप 9 और 5 को पहले डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा उसको 48 से मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर जो फाइनल आंसर आएगा उसमें 32 को प्लस करेंगे। तो एट द एंड हमारे पास कितना आ जाएगा 1.118.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये हमारे पास फाइनल जो हमारा टेम्परेचर है वो आ गया, ठीक है। तो बस यही करना था इसमें जी। तो एक्सरसाइज 1.3 क्लास 9 की और क्वेश्चन नंबर 6 चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 का मैं एक बार पढ़ के मैंने लिख दिया, सारा पढ़ के बताता हूँ किसमें क्या कह रहे हैं और हमने फाइंड क्या करना है, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहे हैं, मैं ये बताया हुआ कि द सम ऑफ द एजेस ऑफ फादर एंड सन इज 72, कि एक बाप और बेटा हैं जिनकी उम्रों को जब हमने सम किया, प्लस किया है मौजूदा टाइम में, अभी प्रेजेंट में बाप और बेटी की उम्र को प्लस किया है तो कितनी है 72 ईयर्स, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहे हैं 6 ईयर्स अगो, 6 साल पहले अगर पीछे हम चले जाएं, तो दी फादर्स एज, जो बाप की उम्र थी, वाज 2 टाइम्स, मतलब डबल थी, द एज ऑफ द सन, बेटे की उम्र से डबल थी 6 साल पहले। तो व्हाट वाज सन्स एज 6 ईयर्स अगो, तो 6 साल पहले बेटे की उम्र क्या थी, ये हमने अब सॉल्व करके मैथमेटिकली सॉल्व करके आंसर निकालना है।
ठीक है, तो इजी है, एक किस्म की पजल टाइप ही है, तो इसको सॉल्व करते हैं। और जो अब हमें डाटा दिया हुआ है उसी की बेस पे हमने सारा सॉल्व करना है। मैथ में मैं अक्सर बताता हूँ कि जो भी चीज़ एक ना मालूम हो, हमें पता ना हो किसी चीज़ का, तो हम हमेशा उसे एक वेरिएबल के तौर पे फ़र्ज़ कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमें उन्होंने पूछा क्या हुआ है कि सन की एज बतानी है, सन्स एज, ठीक है, वो बतानी है जो हमने एंड पे कि 6 साल पहले उसकी उम्र क्या थी। लेकिन जो अभी करंट एज है वो तो हमें हम गेस कर सकते हैं, सन्स एज, यहाँ मेंशन क्या करते हैं, सन्स करंट एज, ठीक है। तो वो अगर हम फर्ज कर रहे हैं, हमें क्योंकि पता नहीं है, तो हम फर्ज कर लेते हैं कि एक्स ईयर्स, जो अभी बेटे की जो उम्र है मौजूदा टाइम में करंट, वो है एक्स साल है। इसी तरह जो फादर की वो फिर कितनी होगी, फादर्स करंट एज, जो अभी बाप की मौजूदा उम्र है वो कितनी होगी। देखें, इसका सिंपल सी चीज़ है कि जो हमें यहाँ पे पहली लाइन में डाटा दिया हुआ है कि फादर की एज प्लस बेटे सन की एज, उन दोनों को प्लस करें तो कितना है 72, ये बात उन्होंने बताई हुई है। तो बेटे की एज मैंने क्या ले ली है एक्स, और इज इक्वल टू 72, और प्लस क्या है फादर की एज जो हमें नहीं पता। तो फादर की एज कैसे निकलेगी, इस एक्स को अगर उस साइड ले जाएं तो फादर की एज होगी 72 माइनस एक्स, मीन्स कि 72 में से अगर एक्स बेटे की एज निकाल दें तो पीछे बाप की एज बचेगी। तो वो हमारे पास कैसे फिर लिखूंगा, वो हो जाएगी 72 माइनस एक्स ईयर्स। ये फिर क्या होगी, बाप की मौजूदा उम्र, करंट जो उम्र है बेटे की एक्स है और बाप की 72 माइनस एक्स है, ठीक है। अब हम चलते हैं 6 साल पीछे, तो 6 years अगो, अब 6 साल पहले जो होगी बेटे की उम्र, सन्स एज, 6 साल पहले जो बेटे की एज है वो कितनी होगी। तो सिंपल बात है कि जो जो भी इनकी अभी उम्रें हैं बाप और बेटे की, अगर 6 साल पीछे जाएंगे तो दोनों से 6 साल उम्र कम हो जाएगी। तो बेटे की उम्र में से भी 6 साल कम कर दें और बाप की भी, तो क्या हो जाएगा एक्स माइनस 6 years, ठीक हो गया। तो ये अब वो उम्र है जो 6 साल पहले थी बेटे की। और सेम इसी तरह 6 years अगो फादर्स एज, ठीक है, कि 6 साल पहले जो बाप की उम्र थी वो कितनी थी। तो यहाँ पे कितना लिखा है, अभी मौजूदा उसकी उम्र ये है, तो इसमें 6 माइनस कर दें, तो ये इस तरह है। तो इसमें से हम क्या करें, -6 कर देंगे, तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 66 माइनस एक्स ईयर्स। तो अब ये 6 साल पहले बाप की उम्र है और ये 6 साल पहले बेटे की उम्र है, ये मौजूदा बेटे की उम्र है और ये मौजूदा बाप की उम्र है, ठीक हो गया। तो अब ये वो भी तो सारी इन्फॉर्मेशन है जो हमें क्वेश्चन में ही उन्होंने बताई हुई थी। इसके बाद एक आखिरी चीज़ जो उन्होंने यहाँ पे बताई हुई है कि दी फादर्स एज वाज डबल 2 times द एज ऑफ सन। तो वो हम कैसे लिखेंगे, जो हमारे यहाँ पे एक कंडीशन उन्होंने बताई हुई है, गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन, तो वो क्या है, वो ये है कि जो है फादर की एज वो कितनी है 6 साल पहले, वो थी 66 माइनस एक्स, वो ये थी। तो ये बेटे की जो उम्र है एक्स माइनस 6 उससे डबल है, तो यहाँ पर बेटे की उम्र को मुझे किससे ज़रब करना पड़ेगा, 2 के साथ। जब 2 के साथ ज़रब करूँगा तो बेटे की उम्र क्या हो जाएगी, डबल। तो फिर वो क्या बनेगी, फादर की उम्र बनेगी, ठीक हो गया। तो अब इसको हम सिंपल सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखें, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 66 माइनस एक्स, और ये कितना हो जाएगा 2x माइनस 12, और नेक्स्ट टर्म में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 66, ये 12 इधर माइनस के इधर आके प्लस हो जाएगा, और 2x, और ये x इधर माइनस के इधर आके ये भी प्लस हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास 78 इज इक्वल टू 3x, ये वैल्यू आ गई। तो यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालें तो कितनी निकल आएगी, x इज इक्वल टू 78/3। तो मुझे फाइनल जो x का आंसर मिला वो कितना मिला, 26। तो 26 क्या है जी, जो मैंने स्टार्टिंग में क्या लिखा था, x क्या था, एज थी, जो अभी बेटे की मौजूदा एज है, तो वो कितनी थी 26 ईयर्स, 26 साल उसकी अभी उम्र है, 26 ईयर्स। तो उन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा है फाइनल के, व्हाट वाज दी ए सन्स एज 6 years अगो, कि 6 साल पहले बेटी की उम्र क्या थी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ लिख देंगे 6 years अगो, जो सन्स की बेटे की एज है वो क्या होगी 26 माइनस 6, 6 साल पीछे लेके जाना है तो 6 से माइनस कर देंगे, तो फाइनल जो हमारे पास आंसर आएगा वो कितना होगा 20 years। ये क्या हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है।
जिसके बाद एक और लास्ट क्वेश्चन अभी के लिए कर रहे हैं इस एक्सरसाइज का। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि एक लड़की है जिसने क्या किया है, कोई भी खिलौना लिया है जो 1500 में उसने खरीदा और बाद में उसने 1520 रुपये में उसने सेल कर दिया। तो हमने दो चीज़ें बतानी है। व्हाट वाज हर प्रॉफिट परसेंटेज, कि हमने प्रॉफिट परसेंटेज बतानी है। तो उसके लिए हमें पहले प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, फिर उस प्रॉफिट की परसेंटेज निकालनी पड़ेगी, कितने परसेंट उसको प्रॉफिट हुआ। तो देखें कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए हम पहले टर्म लिखते हैं कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस मतलब जितने में उसने खरीदा था वो अमाउंट कितनी है, 1500। उसके बाद एक है सेल प्राइस। सेल प्राइस वो कौन सी कि जिसमें उसने इसको वापस बेच दिया, तो वो कितनी है 1520। तो प्रॉफिट कैसे निकलेगा, प्रॉफिट सिंपली निकल आएगा इन दोनों को माइनस करके। प्रॉफिट का फार्मूला होगा कि हम सेल प्राइस को माइनस करें कॉस्ट प्राइस से, तो हमें वो प्रॉफिट मिल जाएगा। तो वो कितना हो जाएगा 1520 माइनस 1500। तो फाइनल जो हमारे पास प्रॉफिट निकला वो कितना आ गया, प्रॉफिट इज़ 20। अब एक जब परसेंटेज निकालने हैं तो परसेंटेज का सिंपल फार्मूला होता है कि जो भी हम आपके पास एक फिगर आया है 20, तो उसको आप क्या करो, उस 20 को लिखो और जो टोटल अमाउंट थी जितने में उसने ख़रीदा था वो लिखा नीचे और ज़रब कर दो 100 के साथ। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, जब इसमें सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी इसकी परसेंटेज। ये क्या होगी, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, तो कैसे आ जाएगी, इसको यहाँ थोड़ा सिंप्लीफाई भी किया जा सकता है। आप इसे इस तरह कर लें कि इन दो जीरो से काट के पीछे कितना रह गया 20/15। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर पे तो हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा 1.33%। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारी वो परसेंटेज है जो उन्होंने पूछी थी प्रॉफिट वाले। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में एक पर्सन है जिसकी जो एनुअल इनकम है, सालाना इनकम है, वो इतनी है। ठीक है, और जो एग्जेम्प्टेड अमाउंट है वो भी उन्होंने बताई हुई है। तो हमने क्या करना है कि 0.75% के रेट से जो टैक्स वो पे करेगा वो हमने निकालना है कि वो कितनी अमाउंट होगी जो वो पे करेगा। ठीक है, तो अब देखें इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, टैक्सेबल इनकम निकालनी है। ठीक है, टैक्सेबल इनकम तो वो कैसे निकलेगी, वो जब हम टोटल इनकम से किसको माइनस करेंगे, एग्जेम्प्टेड जो यहाँ उन्होंने इनकम बताई हुई है। ठीक है, तो ठीक है इनकम, तो क्या हो जाएगी हमारे पास वो अमाउंट कितनी है जो इसकी एनुअल इनकम है वो। ठीक है, ये अमाउंट होगी और इसको माइनस किससे करना है 1 इस अमाउंट से। ठीक है, तो जब हम इनको माइनस करेंगे तो हमारे पास जो टैक्सेबल है, टैक्सेबल इनकम वो कितनी आ जाएगी फाइनल 8,30,000। ठीक है, तो ये हमारे पास ये अमाउंट आ गई। अब इस अमाउंट के बाद हमने वो जो टैक्स रेट है वो कितना है 0.75%। क्या है ये टैक्स का रेट है 0.75%। तो उसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 0.0075। ठीक है, इस अमाउंट के साथ लिख सकते हैं। तो अब हमने जो टोटल टैक्स अमाउंट निकालनी है, अगर टोटल टैक्स अमाउंट तो वो कैसे निकलेगी अमाउंट, तो उसके लिए सिंपली हम क्या करेंगे, ये जो हमारा टैक्स रेट है इसको मल्टीप्लाई करेंगे टोटल टैक्स इनकम से। ठीक है, तो वो फिर कितनी हो जाएगी 80, जो हमारे पास रेट कितना है 0.0075 मल्टीप्लाई 8,30,000। तो हमारा फाइनल आंसर कितना निकल आएगा, हमारा जो है वो निकलेगा 6,225 रुपीज़। तो ये हमारा फाइनल वो टैक्स है जो हम पे करेंगे। जी, तो लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का और इस चैप्टर का भी। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि हमारे पास जो एक हमने कंपाउंड मार्कअप निकालना है किस अमाउंट के ऊपर, ये जितनी अमाउंट दी हुई है 3,75,000 और 1 साल के लिए। ठीक होगा, किस रेट पे 14% पे। तो सबसे पहले हमारे पास जो प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पे है वो फिर कितनी हुई, जो हमारी प्रिंसिपल अमाउंट है वो हो गई 3,75,000। वो हमारे पास होगी हमारी प्रिंसिपल अमाउंट। उसके बाद जो हमारा रेट चल रहा है, रेट क्या बता रहे हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट वो कितना है 14%। तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.14। क्लियर। अब इसके बाद क्या है, हमारे पास टाइम जो बताया हुआ है, टाइम टी कितना है वो है 1 ईयर, 1 साल, वो भी गिवन है। तो सिंपल चीज़ है। उसके बाद जो हमने कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, क्या चीज़ कंपाउंड इंटरेस्ट, उसका फार्मूला सिंपल ये है फिर कि जो हमारे पास
हमारा वो प्रिंसिपल अमाउंट थी वो, मल्टीप्लाई जो इंटरेस्ट रेट है वो, और लास्ट चीज़ जो हमारे पास टाइम है वो। इन तीन चीज़ों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कंपाउंड जो इंटरेस्ट है वो निकल आएगा। तो हमारे पास तीनों की वैल्यूज़ हैं, इनको सिंपली सिर्फ क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो फाइनल जो हमारे पास आंसर आएगा वही हमारा क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो वो कितना होगा, 5,52,500। तो ये हमारा फाइनल क्या आ जाएगा, आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से सारे क्वेश्चन सॉल्व करने थे। हमारा पहला चैप्टर इसी आखिरी क्वेश्चन के साथ कंप्लीट हो गया।